नमस्कार आप सभी को। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ एनिमल फिजियोलॉजी जिसमें ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को हम स्टडी करेंगे। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म मैमल्स में बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है ये। और इस प्रोसीजर को समझने के लिए हमें इसके कुछ बेसिक्स जो हैं उनको हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि बेसिक क्या है। सबसे पहले हम ब्लड वेसल वॉल्स को हम देखें जहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो सबसे अंदर की जो वाल है, ब्लड वेसल वाल, जिसको हम टुनिका इंटेमा कहेंगे, ठीक है। और ये इसमें 3 to 4 लेयर होती हैं। 3 to 4 लेयर होती है। सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है दैट इज नोन एज एंडोथेलियम। ये सिंगल एपिथेलियल लेयर है जिसको हम एंडोथेलियम कहेंगे। और इसके जस्ट आउटसाइड बाहर की तरफ यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट अबोव आउटसाइड ए single layer of stellate cells which are embedded in collagen fiber, and uh, such structure is also known as subendothelial tissue. उसके बाद सबसे बाहर वाली जो लेयर है दैट इज नोन एज इंटरनल इलास्टिक लेमिना, और इसमें इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इंटरनल इलास्टिक लेमिना, एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड देन सब एंडोथेलियल टिश्यू जो कि सिंगल लेयर ऑफ ट्रांसडिलेट सेल्स की बनी हुई है, तो कोलेजन फाइबर में एम्बेब्ड है। और ये येलोइश स्ट्रक्चर जो है इसमें इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट है। तो ये सारी लेयर मिलकर ट्यूनिका इंटेमा, इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल वॉल है, उसको ये बनाते हैं। इसमें जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है, बेसमेंट मेम्ब्रेन हैविंग लेमिनेन, कोलेजन 4 एंड कोलेजन 18 एंड वॉन विलेब्रैंड फैक्टर्स, ये सारे कंपोनेंट प्रोटीनस मॉलिक्यूल जो है, वो फाइबर जो है, वो इस सब एंडोथेलियल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है। जो कि ये इनका बहुत बड़ा अहम रोल है ब्लड क्लॉटिंग में। उसके बाद हम इसके बाहर वाली लेयर जो है दैट इज टोनिका मीडिया, ये 2 लेयर की बनी हुई है। सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है उसमें स्मूथ मसल फाइबर्स अरेंज्ड है सर्कुलर वे से, इन सर्कुलर अरेंजमेंट, स्मूथ मसल फाइबर्स, और इन्हीं के बीच में इलास्टिक फाइबर भी प्रेजेंट है। और सबसे बाहर जो येलोइश लेयर जो है दैट इज नोन एज एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिली, जहां पर स्मूथ मसल फाइबर जो है वो एब्सेंट है और इलास्टिक फाइबर्स की अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ये दोनों टाइप की लेयर जो है मिलकर क्या बनाती हैं, टोनिका मीडिया। उसके बाद सबसे बाहर वाली लेयर है दैट इज टोनिका एक्सटर्ना, और एडवेंटिसिया भी इसको हम कह सकते हैं, जो कि फाइब्रोकोलेजिनस की बनी हुई है। कोलेजन फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। इसके अलावा इस आउटर मोस्ट लेयर में फाइब्रोब्लास्ट और मायोफाइब्रोब्लास्ट लेयर, इन सेल्स की लेयर भी प्रेजेंट है। दीज आर आल्सो प्रेजेंट। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर हम देखें तो वो ये है। सबसे इनर मोस्ट एंडोथेलियम है, दिस वन, ये ल्यूमन है। ल्यूमन में ये आरबीसीज हैं और प्लेटलेट्स है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी और दूसरे ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, आयन मॉलिक्यूल्स हैं, सोल्यूबल प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं, वो सब इसके अंदर प्रेजेंट है। फिर ये एंडोथेलियम, एंडोथेलियम के जस्ट बाहर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके जस्ट अबोव यहाँ पर सब एंडोथेलियल लेयर है जिसमें स्टिलेट सेल्स प्रेजेंट हैं, और ये कोलेजन फाइबर्स की बनी हुई है। और फिर सबसे इसके बाहर में जो है वो इंटरनल इलास्टिक लेमिना है, जो जिसमें इलास्टिक फाइबर है। फिर दिस वन टूनिका मीडिया, जिसमें स्मूथ मसल फाइबर है, और इसके बाहर जो है एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिली प्रेजेंट है। और सबसे बाहर वाली जो लेयर है दैट इज द टूनिका एक्सटर्ना और एडवेंटिसिया,
जो कि फाइब्रोकोलेजिनस टिश्यू की बनी हुई है, जिसमें मायोफाइब्रोब्लास्ट एंड फाइब्रोब्लास्ट भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ वाल, ब्लड वेसल वाल। अब हम देखते हैं इसमें ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में दो प्रोसेस हैं, दो स्टेज होती हैं। प्राइमरी स्टेज है और दूसरी सेकेंडरी है। और जो इस क्लॉटिंग मैकेनिज्म प्रोसेस को हम प्राइमरी होमोस्टेसिस कहेंगे और सेकेंडरी होमोस्टेसिस। तो प्राइमरी होमोस्टेसिस जो है, इस दौरान इसको 3 फेज में डिवाइड किया गया है। और इस फेज में क्या होता है कि प्लेटलेट जो एक्टिवेट होती हैं, और वो प्लेटलेट जो है एक्टिवेट होने के बाद एक दूसरे के साथ लिंक होकर एक मैश बनाती है, मैशवर्क बनाती है, और एक वीक प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस में 3 फेज प्रेजेंट है। पहली फेज जो है, जिसको हम वैसोस्पाज्म कहेंगे, जो कि वासोकंस्ट्रिक्शन है। इसका मतलब ये है कि ब्लड वेसल जो है, जहां पर कट लगा हुआ है, इंजर्ड है, तो वहां पर ब्लड वेसल जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी दोनों तरफ से, और ब्लड फ्लो जो है वो स्लो हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस कंस्ट्रिक्शन जो है, इट इज ड्यू टू पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर दैट इज एंडोथेलिन 1, जो कि डैमेज एपिथेलियल लेयर्स जो सेल्स प्रेजेंट उनके द्वारा ये सिंथेसाइज किया जाता है और सिक्रेट किया जाता है। इसी की सेकंड फेज में क्या होता है कि प्लेटलेट जो है वो बाइंड हो जाती है टू द डैमेज्ड एरिया और एपिथेलियल लेयर एंड कोलेजन फाइबर्स, जो एक्सपोज टिश्यू हुआ है कोलेजन सब एंडोथेलियल लेयर का, वहां पर ये प्लेटलेट्स जो है अटैच हो जाती हैं। उसके बाद प्लेटलेट अटैच होने के बाद वो एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होने के बाद दूसरी प्लेटलेट्स जो है अनदर्स वन को उनको बाइंड करती हैं, और बाइंड करने के बाद वो मिलकर सभी एक वीक प्लेटलेट प्लग बना देती है, जो कि ब्लड फ्लो को, लीकेज को रोक देता है। सेकेंडरी होमोस्टेसिस, सॉरी हीमोस्टेसिस है, स्पेलिंग मिस्टेक, हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस इसमें स्टेबलाइजिंग वीक प्लेटलेट्स प्लग इनटू ए क्लॉट बाय फाइब्रिन नेटवर्क। एक जो फाइब्रिनोजन है, सोल्यूबल प्रोटीन है, उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि नॉन सोल्यूबल है। और ये नॉन सोल्यूबल फाइब्रिन फाइबर मॉलिक्यूल जो है, इस वीक प्लेटलेट प्लग को टाइटली इसको कवर कर लेते हैं और इसको सॉलिड बना लेते हैं। ठीक है, और ये मैकेनिज्म जो प्रोसेस है फाइब्रिन फॉर्मेशन का, इसके लिए दो अलग से पाथवे हैं, एक एक्सटेंसिव पाथवे और दूसरा इंटेंसिव पाथवे। तो ये पाथवे और ये फेज जो है, तीनों फेज है, ये साइड बाय साइड चलती है। लेकिन सबसे पहले ये एक्टिवेट होती है प्राइमरी हीमोस्टेसिस, दैट इज HE हीमोस्टेसिस, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। तो हीमोस्टेसिस में हम सबसे पहले रोल देख रहे हैं प्लेटलेट्स का। तो प्लेटलेट्स क्या है, कहाँ बनती है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेटलेट्स प्रोसेस जो है ये बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है, और इसके प्रोसेस को हम थ्रोम्बोपोइसिस कहेंगे। और ये एक जो थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन जो है, एक प्रोटीनस मॉलिक्यूल है, जो किडनी और लीवर दोनों से ये सिंथेसाइज किया जाता है, उनके द्वारा सिक्रेट किया जाता है। और it is responsible for the differentiation and activation of myeloid stem cells. And then myeloid stem cells differentiate into megakaryoblast, and megakaryoblast again their outer surface bulge out into large number of pseudopodias and highly elongated, and from their tip points detach the small platelet। तो ये जो सेल्स जो होगी, इसको हम मेगा कैरियोसाइट्स कहेंगे। और इस तरह से ये जो एक्सटेंशन जो बन रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? प्लेटलेट प्रिकर्सर एक्सटेंशन। और यहाँ से स्मॉल फ्रेगमेंट जो है, साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट जो है, वो ब्रेकअप होके टूटते चले जाएंगे। और इस तरह से ये प्लेटलेट्स तैयार हो जाती हैं। और ये प्लेटलेट जो है, इनका लाइफ टाइम लगभग 10 दिन के आसपास होता है। ठीक है, और 1 to 2 माइक्रोमीटर इसकी जो साइज होता है।
और ओवल एंड फ्लैट होते हैं, आरबीसी की तरह इनकी शेप होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स एट पेरिफेरी, और इसलिए थोड़ी ये फ्लैट और फ्लैट है ये, जो इनके इजीली पास आउट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। स्मॉल ब्लड कैपिलरीज को आसानी से ये क्रॉस कर लेती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि प्लेटलेट्स की जो सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें स्पेसिफिक प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन जो है बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत ही स्पेसिफिक है। और ये प्रोटीन जिसको हम कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर कहेंगे, जो कि वॉन विलेब्रेंड फैक्टर के लिए की बाइंडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसमें 4 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं, जिसमें जिनको हम ग्लाइको प्रोटीन 1b अल्फा और 1b बीटा, ये ग्लाइको प्रोटीन है। 1b अल्फा और 1b बीटा ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और इनकी ट्रांसमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो वो अल्फा हेलिक्स है। और इसके साइड में एक और है ग्लाइको प्रोटीन जो है दैट इज 9, एंड एक थोड़ा सा डिस्टेंस पर है ग्लाइकोप्रोटीन 5। और इनका ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये एक दूसरे के टच में होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स इनके में आपस में बने हुए हैं। और ये ग्लाइकोप्रोटीन 9 और 1b अल्फा एंड बीटा जो है एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं ग्लाइकोसाइडिक डाइसल्फाइड बॉन्ड, सॉरी ग्लाइक डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। इंटर और इंट्रा मोलिकुलर डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसकी बाइंडिंग जो है वो वीक है। और ये साइटोप्लाज्मिक फेस है, और ये आउटसाइड फेस है मेम्ब्रेन की। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन किसकी है? इट इज द मेम्ब्रेन ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, इट इज द सेकंड वन मोस्ट रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ऑन प्लेटलेट सरफेस, सबसे ज्यादा नंबर इन्हीं का मिलेगा। और ये हाईली बाइंडेबल है टू देयर लिगेंड्स, और उनमें एक लिगेंड जो है वो ये है वॉन विलेब्रेंट फैक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके एक्टिवेशन के लिए। और जिसमें जो अल्फा 1 जो है, दिस वन ग्लाइकोप्रोटीन 1b अल्फा, इसका जो साइटोप्लाज्मिक टेल रीजन जो है, इट इज हैविंग सिग्नल ट्रांसडक्शन डोमेन, जो कि सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसका प्रोसीजर है, इसकी इंपॉर्टेंस हम नेक्स्ट उसमें वीडियो स्लाइड में देखेंगे। तो प्लेटलेट्स के अंदर क्या क्या है? प्लेटलेट्स के अंदर अल्फा ग्रेन्यूल्स, डेंस ग्रेन्यूल्स एंड लाइसोसोम्स, ये 3 कंपोनेंट हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो प्रेजेंट हैं। और जो अल्फा ग्रेन्यूल्स जो है बहुत ज्यादा है, अबडेंट ग्रेन्यूल्स हैं, जिसमें लगभग 50 to 80 अल्फा ग्रेन्यूल्स जो है पर प्लेटलेट्स जो है प्रेजेंट हैं। और इन अल्फा ग्रेन्यूल्स में मोस्टली पी सिलेक्टिन और वीएफएफ, वीडब्ल्यूएफ, वॉन वेलब्रेंट फैक्टर जो है, कोआगुलेशन फैक्टर्स हैं, माइटोजेनिक फैक्टर है, एंजियोजेनेटिक फैक्टर है, फाइब्रिनोलाइटिक इनहिबिटर्स है, ये सारे फैक्टर जो हैं। और पी सिलेक्टिन, CD63 एंड वेरियस कीमोकाइंस, दीज ऑल कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन अल्फा ग्रेन्यूल्स। और डेंस ग्रेन्यूल जो है लार्ज साइज के मॉलिक्यूल है, इनके अंदर आयनिक मॉलिक्यूल जो है दीज आर प्रेजेंट। और इनमें से नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल है, कैटकोलामाइंस हैं, जिसमें सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन है, एडीपी, एटीपी एंड कैल्शियम, ये डेंस ग्रेन्यूल के अंदर स्टोर्ड होते हैं। और एडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और कैल्शियम का भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इसको हम आगे स्टडी करेंगे। हम लाइसोसोम, ये लाइसोसोम जो है इसमें ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम है, जो और दूसरे कैटायनिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। और इनका सभी का फंक्शन जो प्रैक्टिस क्या है, दीज आर बैक्टीरियासाइडल इन फंक्शन। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले ब्लड वेसल डैमेज होती है, कट लगता है, तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है? दैट इज द वैसोकंस्ट्रिक्शन। स्मूथ मसल फाइबर जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर ब्लड वेसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी।
ठीक है, इधर भी कॉन्ट्रैक्ट होती है, इधर भी कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक साइड की दिखा रखी है। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पर ब्लड फ्लो जो है वो चेंज हो जाएगा और एक शियर स्ट्रेस हमें देखने को मिलेगा। और ये जो शियर स्ट्रेस है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ VWF। VWF फैक्टर जो है ये मल्टीमर प्रोटीनस मॉलिक्यूल है, लार्ज साइड मॉलिक्यूल है, जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, सोल्यूबल फॉर्म में है। इसके अलावा ये जो है मॉलिक्यूल, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन सब एंडोथेलियल लेयर, जहां पर कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है, स्टिलेट सेल्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पर पहले वाली स्लाइड में मैंने दिखाया था, वो सेल जो है इसको सिंथेसाइज करते हैं। इसी तरह ये फैक्टर जो है एंडोथेलियल सेल्स भी इसको सिंथेसाइज करती हैं। और यहाँ जो प्लेटलेट्स जो हैं, ये प्लेटलेट्स भी सिंथेसाइज करती हैं। ये WBC है और ये प्लेटलेट है। और प्लेटलेट जो है, these having on their surface specific receptor molecules which are responsible to bind this VWF factor। तो सबसे पहले काम क्या हो गया, वैसोकंस्ट्रिक्शन का। और ये वैसोकंस्ट्रिक्शन किसकी वजह से हुआ है, endothelin 1, it is a potent vasoconstrictor which is synthesized and secreted by the damaged endothelial layer। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इसकी सरफेस पर जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट हैं, these receptor molecules ग्लाइकोप्रोटीन 1 बी अल्फा एंड 9 कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये पहले से प्रेजेंट है। और ये रिसेप्टर किसके लिए है, VWF के लिए। ठीक है, VWF इनके साथ बाइंड हो जाता है। और ये इस स्ट्रेस फैक्टर की वजह से स्ट्रेस, जो शियर स्ट्रेस है, ब्लड फ्लो का शियर स्ट्रेस है, उसकी वजह से ये मल्टीमर VFW जो मॉलिक्यूल है, ये इलोंगेटेड हो जाता है और इसकी एक्टिव साइट ओपन हो जाती है। और ये इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और सबसे पहले इस पे टेथरिंग होगी। और इस तरह से VWF जो है वो बाइंड होता है प्लेटलेट्स के साथ एज वेल एज कोलेजन फाइबर्स, जो कि सब एंडोथेलियल लेयर्स में प्रेजेंट है, और एज वेल एज ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स के साथ भी ये अटैच हो जाता है। इस तरह से सबसे पहले इसकी टेथरिंग होगी, टेथरिंग के बाद ये रोल होगा, और रोल होने के बाद ये इसके साथ और जो कोलेजन फाइबर जो है उनके साथ VWF फैक्टर की हेल्प से इनके साथ अटैच हो जाता है। और जैसी अटैचमेंट होती है ये एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जिसमें अल्फा मॉलिक्यूल जो है, ट्रांस मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल अल्फा रिसेप्टर का, वो एक सिग्नल ट्रांसड्यूस करता है, और उस सिग्नल ट्रांसड्यूस के दौरान क्या होता है कि जो डेंस मॉलिक्यूल्स हैं उनसे ADP है उनका रिलीज होगा। ठीक है, और ADP के अलावा ATP मॉलिक्यूल है, कैल्शियम आयन है, वो रिलीज होते हैं। और ये ADP और ATP जो है, ये रिलीज होने के साथ साथ यहाँ पर जैसे सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है, उस सिग्नल ट्रांसडक्शन की वजह से P2Y1 और P2Y12 रिसेप्टर मॉलिक्यूल है, इनका एक्सप्रेशन भी बढ़ जाता है। और जो ADP रिलीज हुआ है यहाँ सेल से, वो ADP जो है P2Y1 के साथ अटैच हो जाती है। और ADP आल्सो बाइंड्स टू P2Y12। और दूसरे रिसेप्टर्स भी यहाँ पर एक्सप्रेस होते हैं, जिनके साथ ये थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड हो जाते हैं। थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल आल्सो बाइंड्स टू अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन 1 बी अल्फा, इसके साथ भी बाइंड होते हैं। और इसके दूसरे रिसेप्टर मॉलिक्यूल है वो भी बाउंड, उनके साथ भी ये बाउंड होता है। तो थ्रोम्बिन जो है इसको एक्टिवेट करता है टू रिलीज मोर ADP, टू रिलीज एक्सप्रेस मोर रिसेप्टर मॉलिक्यूल ऑन देयर सरफेस, एंड कैल्शियम आयन रिलीज है, ATP मॉलिक्यूल है, ADP मॉलिक्यूल रिलीज है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है जैसे VWF के साथ बाइंड होगा तो डेंस ग्रेन्यूल से ADP, ATP और कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं। और ADP मॉलिक्यूल जो है P2Y1 रिसेप्टर और P2Y2 रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे, और बाइंड होते ही P2Y1 रिसेप्टर जो है वो आफ्टर बाइंडिंग टू ADP इंड्यूस द एंड मोर कैल्शियम आयन टू रिलीज इनटू द ब्लड प्लाज्मा। और P2Y12 जो है
इट आल्सो इंड्यूस टू चेंज द शेप, यानी यहाँ पर एक्टिन मायोसिन मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उनका एक्सटेंशन है, फॉर्मेशन है, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया ऑन देयर सरफेस। और यहाँ इसकी सरफेस जो है वो हाईली एक्सटेंडेड हो जाएगी और लार्ज नंबर ऑफ स्यूडोपोडिया जो है, लोबोपोडिया जो है, सॉरी लोबोपोडिया जो है, दीज आर फाउंड ऑन देयर सरफेस। तो एक हाईली इंक्रीज एरिया जो है, सरफेस एरिया जो है हाईली इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, ये देखिए स्ट्रक्चर। जैसे ही ये इनकी सरफेस पर और दूसरे रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 1B95 पहले से ही था, इस रिसेप्टर के बाद ये प्रोटीन है जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन रिसेप्टर मॉलिक्यूल है, ग्लाइकोप्रोटीन 2B एंड 3A, ये भी एक्सप्रेस हो जाता है सरफेस पर। और ये क्या है, फाइब्रिनोजन रिसेप्टर है। और इस तरह से फाइब्रिनोजन रिसेप्टर जो है इटसेल्फ बाइंड्स टू large number of fibrinogen molecules, and it also receptor for another VWF molecules जो कि मल्टीमर मॉलिक्यूल्स है, इनके साथ बाइंड हो जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि हाईली मॉडिफाइड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर प्लेटलेट्स का है। और ये एक VWF के साथ मिलके एक मेश वर्क बनाते हैं, एक क्लॉट बनाते हैं, क्लॉट नहीं कहेंगे, एक प्लग बनाएंगे। और ये प्लग जो है यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स के साथ लिंक्ड हो जाता है, पहले से लिंक है। और इस तरह से यहाँ पर ये जो लीकेज है, इस लीकेज को एक सॉफ्ट प्लग जो है इसका प्लेटलेट्स का ब्लड लीकेज को रोक देता है। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर प्लेटलेट जो है दिस बिकम हाईली एक्टिव, क्योंकि बहुत सारे रिसेप्टर इसकी सरफेस पर एक्टिवेट हो जाते हैं और थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल्स भी इसके साथ अपने रिसेप्टर के साथ बाउंड होता है इसकी सरफेस पर। और जितने भी डेंस मॉलिक्यूल्स हैं, अल्फा ग्रेन्यूल मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे कंपोनेंट जो हैं दीज आर रिलीज इनटू द ब्लड प्लाज्मा। और ये जो कंपोनेंट जितने भी अल्फा और डेंस ग्रेन्यूल मॉलिक्यूल हैं जितने भी रिलीज हुए हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे सेरोटोनिन है, कैल्शियम आयन है, VWF फैक्टर है और थ्रोम्बोजेन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है थ्रोम्बोजेन, जो कि वैसो कंस्ट्रिक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और अगेन यहाँ पर ये वैसो कंस्ट्रिक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल जो है दीज आर आल्सो रिलीज्ड, फाइब्रिनोजन है और फैक्टर 5 और फाइब्रोनेक्टिन मॉलिक्यूल हैं, इनके साथ यहाँ पर ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि प्लेटलेट्स जो है इट बिकम हाईली एक्टिव, change their shape, large number of modification in their surface, that is formation of lobopodia, or their surface area increased, and VWF factor link these all components, and aggregation of large number of platelet take place, and ultimately formations of platelet plug at the site of injured area of blood vessels। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके साथ में जो एंडोथेलियल सेल्स जो हैं, ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। ये क्या क्या करता है, ये एक तो ये हेपरिन सल्फेट जो है उसको अपनी सरफेस पर यहाँ पर बाउंड कर लेता है, एंड ग्लाइकोप्रोटीन थ्रोम्बोमोडुलिन के साथ ये हेपरिन सल्फेट जो इसके साथ अटैच हो जाती है। और ये प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो है TPA मॉलिक्यूल जो है प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, इसको एक्टिवेट करता है। और दूसरे टिश्यू फैक्टर है, दीज आर आल्सो रिलीज टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर जो हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग को जो इनहेंस करते हैं, उनको ये उनके लिए जो इनहिबिटर है दैट इज TFPI, टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर, इनको ये सिक्रेट करता है। प्रोस्टेटोसाइक्लिन PGI2 जो कि एक वैसोडाइलेटर है, इसके अलावा वैसोडाइलेटर के अलावा कंस्ट्रिक्टर भी है। ठीक है, दैट इज NO, ये डायलेटर है। एंडोथीन पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर है। ये डिफरेंट कंपोनेंट जो है एट डिफरेंट stage of the formation of platelet plug
these are secreted step by step. उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस जो है इट इज ऑफ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे। और इन दोनों का मेन मोटो क्या है? अल्टीमेटली टू फॉर्म द फाइब्रिन नेटवर्क टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी द वीक प्लेटलेट प्लग। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में लगभग 12 कंपोनेंट हैं जो कि रोमन नुमेरल से F1 टू F13 तक इनको हम डेजिग्नेट करते हैं, जिसमें F6 जो है ये फैक्टर नहीं होता। और कैल्शियम आयन जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसी में। और विटामिन के, इसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। विदाउट विटामिन के क्लॉटिंग प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, रुक जाता है। विटामिन के वेरी इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग में। और ये जो फ्रेंडली बैक्टीरिया जो है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कोलोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनकी हेल्प से विटामिन के को सिंथेसाइज किया जाता है। और विटामिन के जो है कैल्शियम के मोबिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। और जो बोन फॉर्मेशन है और बोन फॉर्मेशन है या फिर ब्लड क्लॉटिंग है, उसमें विटामिन के का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखें। हम सेकेंडरी हीमोस्टेसिस का जो एक्टिवेशन जो है, सबसे पहले हम ले रहे हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है, टिश्यू फैक्टर। ये रिलीज किया जाता है एंडोथेलियल सेल से, जो कि स्ट्रेस कंडीशन में और ये फैक्टर जो है क्लॉटिंग फैक्टर 7 जो है उसको एक्टिवेट करता है। और ये क्लॉटिंग फैक्टर 7 जो है 7A में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक प्रोटीन है और ये प्रोटीन जो है मतलब इनएक्टिव एंजाइम की फॉर्म में है ये। और जैसे ही ब्रेक डाउन होगा एक स्मॉल फ्रेगमेंट रिलीज हो जाएगा। उसके बाद जो है 7A कंपोनेंट जो है इसका वो हाईली एक्टिव प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा, एंजाइमेटिक नेचर का होगा। ये जो है ये जो फैक्टर 10 है उसको एक्टिवेट करता है। क्लॉटिंग फैक्टर 10 जो है वो 10A में वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, जो कि हाईली एक्टिव एंजाइमेटिक फॉर्म है। जैसे ये 10A यहाँ पर बन रहा है, इसी तरह से ये 10 जो है फैक्टर 10 जो है इट इज विटामिन के डिपेंडेंट प्लाज्मा जाइमोजन है और सेरिन एंडोपेप्टाइडेज है। ये जो इटसेल्फ जो है इट इज एक्टिवेटेड बाय 8A एंड 9A। और जो 8A और 9A है these also synthesized or generated from the breakdown of 8 factor 8 and factor 9। और factor 9 जो है it is also vitamin K dependent। और factor 9 जो है it again activated by 11A, जो कि प्लाज्मा जाइमोजन प्रोटीन मॉलिक्यूल है। ये जो इनएक्टिव प्रोटीन है, एंजाइम है। इसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया सी के चांस बढ़ जाते हैं। और जैसे ही 11A ये एक्टिवेट फॉर्म है एंजाइम की, ये 9 को 9A में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। और 9A जो है वो और 9A और 8A मिलकर 9A 8A मिलकर 10 को 10A में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। और 10 को 7A भी 10A में ही कन्वर्ट कर रहा है। और यहाँ पर एक और फैक्टर है। हम इंट्रिंसिक पाथवे की बात करें तो इंट्रिंसिक पाथवे जो है वो उसमें प्लाज्मा प्रोटीन है। ये प्लाज्मा प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की। ये 12A में कन्वर्ट होगा। 12A एक्टिव एंजाइमेटिक फॉर्म है। 12A जो है 11 को एक्टिवेट करेगा, 11A 9 को एक्टिवेट करेगा। और 9A और इधर से 7A और 8A ये मिलकर 10 को 10A में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये फैक्टर जो है क्लॉटिंग फैक्टर हैं अल्टीमेटली, जिसमें इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है यहाँ पर 10A पर आकर दोनों मर्ज हो जाते हैं। और ये जो 10A जो है और एक और फैक्टर है 5, दैट इज ये प्लाज्मा प्रोटीन है। 5 प्लाज्मा प्रोटीन है, ये 5A में कन्वर्ट हो जाता है। 5A
और ये 5A और 10A प्रोथ्रोम्बिन जो कि सेकंड फैक्टर है, और मेटल चिलेटिंग मेटल आयन जो है इसको बाइंड कर लेते हैं, और EDTA अगर ब्लड के अंदर डालें तो इसके साथ इसको ये स्पेंज कर लेगा प्रोथ्रोम्बिन 2 को, और बाकी आगे का जो क्लोटिंग प्रोसेस है वो ब्लॉक हो जाता है। तो प्रोथ्रोम्बिन ए सॉरी प्रोथ्रोम्बिन जो है 2 को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया जाता है, 2 को 2A में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ 10A फैक्टर। और 10A इट इज रेस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट द फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। ये सोल्यूबल फॉर्म है जो कि लिवर सेल्स के द्वारा सिक्रेटेड है, सिंथेसाइज्ड सिक्रेटेड ब्लड स्ट्रीम, और ये इनसोल्यूबल फॉर्म है फाइब्रिन मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये फाइब्रिन मॉलिक्यूल जो है reacts and forming cross linking to each other and formation of fibrin clot। और ये फाइब्रिन क्लॉट जो है इट इज स्टेबलाइज्ड बाय 13 टू ये 13A, जो कि 13 जो है itself एक्टिवेटेड बाय थ्रोम्बिन। हम देखते हैं कि थ्रोम्बिन जैसे एक्टिवेट होता है, थ्रोम्बिन जो है वो 8 को एक्टिवेट कर रहा है। थ्रोम्बिन जो है यहाँ पर एक प्रोटीन सी है, इसको भी एक्टिवेट कर रहा है, ये प्रोटीन सी को एक्टिवेट कर रहा है। और थ्रोम्बिन यहाँ पर 5 को भी एक्टिवेट कर रहा है टू फॉर enhance the formation of 5A active form। Thrombin also activate to 11 1 11। जो 11 जो है फैक्टर जो है इसकी डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन हीमोफीलिया सी, एंड जो दिस वन 8 फैक्टर जो है इसकी डेफिशिएंसी जो है इट इज हीमोफीलिया ए, ये हीमोफीलिया ए के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और 9 जो है इसकी डेफिशिएंसी जो है इट्स रिजल्ट इन हीमोफीलिया बी। ठीक है, जो कि एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम लिंक डेफिशिएंसी है। जैसे ये भी एक्स क्रोमोसोम लिंक रिसेसिव डेफिशिएंसी एक मतलब सिंड्रोम है हीमोफीलिया ए, नॉन ब्लड क्लॉटिंग डिजीज। इसमें भी ब्लड क्लॉट होता है, इसमें नहीं होता, इसमें भी नहीं होता, यानी हीमोफीलिया ए बी सी तीनों में ब्लड क्लॉट नहीं होता। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि थ्रोम्बिन जो है इसके बहुत सारे फैक्टर्स के फॉर्मेशन उनके एक्टिवेशन में हेल्प करता है। 8 को एक्टिवेट करता है, 5 को एक्टिवेट करता है, 13 को ये एक्टिवेट करता है, और 11 को एक्टिवेट करता है। ठीक है, थ्रोम्बिन। अब बात आती है यहाँ पर थ्रोम्बिन जो है ये सब प्रोसेस एक्टिवेट होगा प्राइमरी और सेकेंडरी, लेकिन यहाँ पर अगर एक्सेस अमाउंट में ये सारा प्रोसेस होता है और ब्लड क्लॉटिंग फास्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा ब्लड बड़ा क्लॉट बन जाता है, तो उसको भी इनहिबिट किया जाता है। उसके लिए भी यहाँ पर एंडोथेलियल सेल जो है वो एक फैक्टर उसको सिक्रेट करती है, दैट इज नोन एज टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर। एंडोथेलियल सेल्स के द्वारा ये सिक्रेट किया जाता है। और ये जो फैक्टर जो है इट इज बाउंड टू लिपोप्रोटीन। सिक्रेट होने के बाद लिपोप्रोटीन जो है ब्लड के अंदर ये बाउंड होता है, और हेपेरिन जो है बेसोफिल सेल्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। हेपेरिन जो है ये एंडोथेलियल सेल के साथ बाउंड हो जाता है, और इस लिपोप्रोटीन के साथ लिंक TFPI है, इसको फ्री कर देगा, और ये TFPI है फ्री होते ही ये इनहिबिट करता है टू फॉर्मेशन ऑफ 7A, यानी 7A की एक्टिविटी को ये ब्लॉक करने की कोशिश करता है। इट आल्सो इनहिबिट द टिश्यू फैक्टर। टिश्यू फैक्टर जो एंडोथेलियल द्वारा सिक्रेटेड है ड्यूरिंग एक्सटेंसिव पाथवे, उसको भी ये इनहिबिट करता है। इसके अलावा इट आल्सो इनहिबिट टू 9A फॉर्मेशन, या 9A जो है इसकी एक्टिविटी है उसको भी ये ब्लॉक करता है। इसके अलावा एक तो फैक्टर ये होगा TFPI, दूसरा फैक्टर जो है दैट इज एंटी थ्रोम्बिन AT, और ये एक्टिवेट किया जाता है हेपेरिन जो कि एंडोथेलियल सरफेस पर प्रेजेंट है। और एंटी थ्रोम्बिन जो है ये इनहिबिट करेगा थ्रोम्बिन को। थ्रोम्बिन 2 जो A है, जो एक्टिव फॉर्म है, उसको इनहिबिट करता है उसकी एक्टिविटी को। इट आल्सो इनहिबिट 10A एक्टिविटी, इट आल्सो इनहिबिट 9A एक्टिविटी, and it also inhibit 11A and 12A। तो 10A, 9A, 11A और 12A इन सभी की एक्टिविटी को एंटी थ्रोम्बिन जो है हाईली एक्टिव मॉलिक्यूल जो है ये इन सभी की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। ठीक है, थ्रोम्बिन फॉर्मेशन है वो इन सबको इनहेंस करने की कोशिश करता है, और
एंटी थ्रोम्बिन ये इसका उल्टा काम करेगा ये, ठीक है, एंटागोनिस्टिक है। एंटी थ्रोम्बिन हो गए ये, तो ये सारे उल्टे काम करेगा, मतलब इन सभी को एक्टिविटी जो है उनको ये ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर एक एक्टिव प्रोटीन सी है जो कि प्रोटीन एस, इसका एक कोफैक्टर है, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन है। पी और सी, प्रोटीन पी और प्रोटीन सी एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हम प्लाज्मा प्रोटीन कहेंगे। और ये जो कॉम्प्लेक्स है इट इज लिंक टू थ्रोम्बोमोडुलिन, एक साइट है, ट्रांसमेम्ब्रेन बाइंडिंग साइट है ये प्रोटीन जो कि एंडोथेलियल सरफेस पर प्रेजेंट है, ठीक है। थ्रोम्बिन की जो थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल जो है दिस वन, ये थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल एंडोथेलियल सेल्स की सरफेस पर बाउंड होता है, और जिस रिसेप्टर के साथ ये बाइंड होता है उस पर एक साइट है थ्रोम्बोमोडुलिन, ठीक है। थ्रोम्बिन की ये साइट है, थ्रोम्बिन एंडोथेलियल सेल सरफेस पर बाउंड जहां भी है वहां पर उस इस थ्रोम्बिन के अंदर एक साइट है थ्रोम्बोमोडुलिन, जिसके साथ ये प्रोटीन सी एक्टिव बाइंड होता है, और इसके साथ प्रोटीन एस भी बाइंड हो जाता है। तो प्रोटीन सी इसके साथ बाइंड होने के साथ साथ जैसी प्रोटीन एस को फैक्टर जो इसके साथ बाइंड होगा तो प्रोटीन सी एक्टिवेट होगा, और ये इनहिबिशन का काम करता है, यानी थ्रोम्बिन इटसेल्फ आल्सो एक्ट टू इनहिबिट। तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसीजर उसको इनडायरेक्ट वे से इनहिबिट करने की कोशिश करता है, और ये एक्टिव प्रोटीन सी जो है ये 5A की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। इट आल्सो इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ 8A, ठीक है। तो ये इस एंटी थ्रोम्बिन और ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को इनहिबिट करने का मैकेनिज्म, और ब्लड क्लॉटिंग का जो मतलब सेकेंडरी हीमोस्टेसिस जो है ये कॉमन ही इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ पॉइंट्स दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंडोथेलियल सेल प्रोवाइड सेवरल एंटी थ्रोम्बिक इफेक्ट्स। They produce substance that act to inhibit platelet binding, secretion, aggregation, and generate anticoagulant factors such as TFPI, टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर, एंड एंटी थ्रोम्बिन, ठीक है। ये एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर जो है, और तीनों फैक्टर जो है दोनों फैक्टर एंडोथेलियल सेल के द्वारा ही सिक्रेटेड। एंडोथेलियल सेल आल्सो सिक्रेट प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर ए, जो कि फाइब्रिनोलाइटिक मैकेनिज्म जो है उसको ये एक्टिवेट करता है अगर क्लॉट ज्यादा बड़ा हो जाता है, और उस क्लॉट को डिजोल्व करने में भी ये हेल्प करता है। बेसोफिल सेल्स जो है having their important role, these are responsible to secrete the heparin, और हेपेरिन जो है it acting as anticoagulant that oppose prothrombin, प्रोथ्रोम्बिन की एक्टिविटी जो है उसको इनहिबिट करने की कोशिश करता है। तो हेपेरिन जो है it is additionally found on the surface of cell lining the blood vessel, that is the endothelial cells, and promote blood fluidity। अब हम बात करते हैं अगर ब्लड क्लॉट ज्यादा बड़ा बन जाता है, या फिर ब्लड जो कट लगा हुआ है वो ब्लड फ्लो वहां से लीकेज जो है रुक जाती है, तो उसके बाद वहां पर जो क्लॉट्स फाइबर जो है उसके अंदर उन फाइबर्स को डिजोल्व किया जाता है जब तक जो बॉन्ड हील हो जाता है, तो उस दौरान फाइब्रिनोलाइसिस प्रोसेस एक्टिवेट होता है। और ये प्रोसेस जो है इसको हम फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम कहेंगे, और इस सिस्टम में क्या होता है कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर टीपीए, ये एक सेरिन प्रोटीज एंजाइम है जो एंडोथेलियल सेल्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, ठीक है। और ये क्लॉट के अंदर जो फाइब्रिन मॉलिक्यूल उनके साथ बाइंड हो जाता है, और वहां बाइंड होकर ये क्या करता है, प्लाज्मिनोजन जो कि इनएक्टिवेटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल है, एंजाइमेटिक फॉर्म है ये, जो इनएक्टिव एंजाइम है, ये प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है प्लाज्मिन में। और प्लाज्मिन जो है हाईली एक्टिव एंजाइम, एंड इट ब्रेक डाउन द फाइब्रिन molecules and remove unwanted fibrin deposits in the clot। और हम देखते हैं कि इस क्लॉट्स में फाइब्रिन मॉलिक्यूल हैं और प्लेटलेट्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे ब्लड सेल जो हैं, आरबीसी सेल्स भी इसमें मैश वर्क में अटैच हो जाती हैं, और इस तरह से ही ब्लड क्लॉट जो है वो बन जाता है, और उस बाद में फाइब्रोलाइटिक सिस्टम की हेल्प से उसको बाद में डिजोल्व कर लिया जाएगा। तब तक जो कट है वो हील अप हो जाता है बाई जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं जो आउटरमोस्ट लेयर पर, उसकी हेल्प से न्यू सेल्स जो है मॉडिफाई
और एक्टिवेट हो जाती हैं, और जो एरिया जो कट हुआ है वहां पर उस स्पेस को एंडोथेलियल सेल्स और सभी लेयर्स के द्वारा उसको कंप्लीट फिल अप कर लिया जाता है। दैट्स ऑल। सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल VS Bura @ Zoology. Thanks. Meet you soon again.